नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के बंगाल एक्सप्रेस के इस एपिसोड में। दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पे चुनाव पास आता आ रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि जो मुकाबला मुख्यतः भाजपा और टीएमसी में दिख रहा था, वहाँ पे कहीं ना कहीं महाजोत भी अब अपना प्रभाव छोड़ती दिख रही है। तो आज के इस एपिसोड की जो चर्चा का विषय है वो ये है कि कितनी मजबूती से महाजोत वहां लड़ रही है और उसकी मजबूती से लड़ने की वजह से चुनौती किसे मिलने वाली है, वहां नुकसान भाजपा को ज्यादा होगा या तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा होगा। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की चर्चा। तो देखिए, जब ये चुनाव प्रारंभ हो रहा था, अगर हम यहाँ पे 2019 से इसको एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि जैसे जैसे 2019 के बाद समय पास आ रहा था 2021 के विधानसभा चुनाव का, तृणमूल कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत मार्क्सवादी पार्टी या आप कहें लेफ्ट फ्रंट को एक ज़्यादा ओपन स्पेस दिया अपना चुनाव अभियान चलाने के लिए, अपनी राजनीतिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने के लिए। जितनी भी राजनीतिक हिंसा वहां पर 2019 के चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद हुई है दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच हुई है। तो उसका एक कारण था, उसका कारण था कि तृणमूल कांग्रेस इस प्रकार से देख रही थी कि यदि लेफ्ट फ्रंट या कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट मिलकर आगे आने वाले चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो सरकार विरोधी वोट है वो बटेगा और उसका लाभ तृणमूल कांग्रेस को पक्का मिलेगा। और कुछ ऐसा हो ही रहा था, लेकिन इसमें एक मोड़ आ जाता है आज से 2-3 हफ्ते पहले, जब इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, वो फ्रंट महाजोत के साथ जुड़ जाता है और ये तीनों मिलके तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। यहां पे एक ट्विस्ट आ जाता है कहानी में, कारण कि जिस स्पेस ममता बनर्जी जी ने लेफ्ट फ्रंट या कांग्रेस को दे रखा था, उनका जो विश्वास था कि वो सत्ता विरोधी वोट का बंटवारा करेंगे और कहीं ना कहीं वो लाभ तृणमूल कांग्रेस उठा ले जाएगा, उसको यहाँ पे झटका लगता अब दिख रहा है दोस्तों। तो देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें बहुत ही गहराई से समझने की आवश्यकता है हम लोगों को। पहले तो कुछ जरा कास्ट बेस हम लोग यहाँ पे सिचुएशन को समझते हैं और फिर देखेंगे कि किसको ज्यादा नुकसान ये महाजोत उठाता या लगाता दिख रहा है दोस्तों। तो अगर हम 2019 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यदि हम उसको कंपेयर करें 2016 का जो विधानसभा चुनाव था, तो वहां पे अगर हम वहां पे उस दोनों का अगर एक विवरण यहाँ पे उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, तो हम पाएंगे कि यदि 10 वोट 2016 में तृणमूल कांग्रेस को मिले थे ओबीसी के, मतलब पिछड़ी जाति के, तो उन 10 में से 7 वोट 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। इसी प्रकार से यदि 10 वोट 2016 के विधानसभा चुनाव में दलितों के या आदिवासियों के तृणमूल कांग्रेस को मिले थे, तो उसमें से 4 या 5 वोट 2019 के चुनाव में ये आपकी भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसका मतलब यह है कि 2019 के चुनाव में एक बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी का, दलित का, ट्राइबल्स का, आदिवासियों का बहुत बड़ा वर्ग, जो कि खास तौर से उत्तरी बंगाल और जंगल महल के जो जिले हैं वहां पे केंद्रित है, ये बहुत बड़ा वर्ग भाजपा के साथ आके जुड़ गया, जिसकी वजह से भाजपा को वहां पे अपेक्षित सीटें प्राप्त हुई। परंतु ये जो वर्ग टूटा वहां से तृणमूल कांग्रेस से, इसकी भरपाई फिर कैसे हुई? इसकी भरपाई कुछ इस प्रकार से हुई कि आप फिर ये समझें कि 2016 में यदि 10 वोट मुसलमानों के वहां पे पड़े थे, तो उनमें से लगभग 4 से 5 वोट तृणमूल कांग्रेस को, बाकी वोट वहां पे वामपंथ और वहां की कांग्रेस की जो महाजोत था उनको प्राप्त हुए थे। परंतु ये जब 2019 का चुनाव आया तो वो 10 वोट यदि 2016 के उसके कंपैरिजन में देखें तो 2019 में वो 10 वोट में से 7-8 वोट वहां पे तृणमूल कांग्रेस को मिले। तो बहुत हद तक मुसलमानों ने जो एक मुश्त वोट वहां पर तृणमूल कांग्रेस को दिया,
तो उसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस ने जो हिंदुओं के वोटों में हुआ जो नुकसान था, दलितों और ओबीसी आदिवासियों का जो नुकसान था, उस वोट की भरपाई भी कर पाए और प्लस कुछ एक्स्ट्रा वोट भी वो वहां पे पा गए। परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आदिवासियों में, ओबीसी में या दलितों में भी, दलित वहां पे चाहे वो मतवा समुदाय हो चाहे राजवंशी हो, इन दोनों में भाजपा की पैठ बढ़ती चली गई। तो इसी में ये दिख रहा था कि यदि वहां पे लेफ्ट फ्रंट मजबूती से लड़ता है तो ऐसा लग रहा था कि वो नुकसान ज्यादातर भाजपा को ही कर रहे होंगे। परंतु आईएसएफ के जुड़ने के बाद मुसलमानों का एक वर्ग भी अब तृणमूल कांग्रेस से टूटकर लेफ्ट फ्रंट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कारण साफ है, कारण ये है कि माना जाता है जो फुरफुरा शरीफ जो वो दरगाह है, उस दरगाह के जो पीर हैं, पीर ज़्यादा हैं, उनके प्रभाव में लगभग 40 से 50 दक्षिण बंगाल की 40 सीट के करीब विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम मतदाताओं में उनका ज़बरदस्त प्रभाव है। यदि वो प्रभाव वहां पर वोट के समय दिख जाता है तो तृणमूल कांग्रेस को एक भारी नुकसान वहां पे उठाना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये तो हो गया एक तरह से जो समझने वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है, जो एक अलग सी चीज वहां पे भारतीय जनता पार्टी को लेकर दिख रही है दोस्तों बंगाल के चुनाव में, जो कि अभी तक पूरे भारत में 2014 तक तो नहीं दिखी थी, हाँ 2019 के चुनाव में वो दिखी। वो ये थी कि अभी तक ज़्यादातर जगह पे माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता शहरी पार्टी है, शहर के वोट उसे ज़्यादा मिलते हैं, मध्य वर्ग के वोट ज़्यादा मिलते हैं। परंतु बंगाल में स्थिति इसकी कुछ इतर है, कुछ फर्क है। यहाँ पे एनालिसिस ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में केंद्रित है, गरीबों में केंद्रित है, दलितों ओबीसी में केंद्रित है। जो वहाँ पे ब्राह्मण वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, शहरी वर्ग है या शहरी गरीब भी हैं, अभी भी उनमें उतनी अच्छी सेंध भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाई है। और इसी कारण से मिथुन चक्रवर्ती का भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को पक्का एक लाभ देके जाएगा, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती वहाँ पे एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो कि गरीब थे तो और अर्बन बैकग्राउंड के थे, शहरी बैकग्राउंड के थे, गरीब थे और ब्राह्मण हैं। तो एक तरह से तीनों चीज़ों को एक ही साथ साधने का ये कोशिश है मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराने से। तो जो एक गैप भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा था तो वो उसे भरने का प्रयास किया उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को लाके। परंतु अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सरकार विरोधी वोट काटने का या बांटने की जो रणनीति टीएमसी जिस पे चलना चाह रही थी, उसको भी एक झटका लगा जब महाजोत ने एक बहुत ही कमजोर उम्मीदवार नंदीग्राम से उतार दिया। कमजोर मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे 30% के करीब मुस्लिम मतदाता है और उस सीट पे दावा आईएसएफ का था, मतलब अब्बास सिद्दीकी की पार्टी का था। परंतु उन्हें लोगों को पता था, इवन सीपीएम या लेफ्ट या कांग्रेस सबको पता था कि अगर वहां पे मुस्लिम मतदाताओं का वोट बंटता है तो फिर नंदीग्राम की सीट को भाजपा या सुवेंद्र अधिकारी में वहां पे जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। तो शायद एक एज देने के लिए, ममता बनर्जी ना हारें ये पक्का सुनिश्चित करने के लिए वहां पे सीपीएम ने या महाजोत ने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा जो कि युवा है, महिला हैं, युवा हैं। तो वहां पे युवाओं में सुवेंद्र अधिकारी का क्रेज को देखते हुए, इवन मोदी जी या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का युवाओं में क्रेज देखते हुए वहां पे माना जा रहा है कि वो जो वोट कटेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कटेगा। परंतु इससे जो मैसेज गया पूरे बंगाल में वो क्या गया, वो ये गया कि कहीं ना कहीं अब महाजोत टीएमसी की बी टीम की तरह से खेलती हुई दिख रही है। तो मतलब अब अगर वापस से सरकार विरोधी वोट एक मुश्त अगर भाजपा की तरफ चला जाए तो फिर महाजोत वापस से यहाँ पे टीएमसी को ही नुकसान करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो महाजोत जितनी मजबूती से लड़ रहा है या लड़ेगा, जिसकी कि अब संभावना थोड़ी कम दिख रही है, जिस तरह से उन्होंने अब कैंडिडेट उतारने शुरू किए हैं, जिस तरह से उनके हमले ममता बनर्जी पर जो ज़्यादा हमलावर नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर वो मजबूती से लड़े भी
तो फिर यहाँ पे मान के चलिए कि ये जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं उसका नुकसान अब ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस को होगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता बटेगा और जो सरकार विरोधी वोट है वो तो एक तरह से अब ये वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं कि अगर सरकार विरोधी वोट या टीएमसी को हराना है तो फिर भाजपा को ही वहाँ पे लाना होगा। और शायद यही बात वहाँ पे जो कम्युनिस्ट का कैडर है वो वापस से वही चीज़ वो देख भी रहा है दोस्तों। तो चलिए आज का जो चर्चा का विषय था वो यही था यहाँ पे। तो चलिए इसी के साथ आज आज्ञा दें। नमस्कार।